Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. इस लेक्चर में we are going to discuss about technical writing process. So सभी लोगों का इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। What our question over here is to describe the technical writing process. How do we describe the technical writing process? Okay. So beginning to write, you may find a hard work for most people as ideas comes in a mixed up form in a disorderly manner. देखो, जब भी कोई भी ऑथर हो या कोई भी बिगिनर राइटर हो, जब वो कोई चीज़ लिखने की कोशिश शुरू करता है तो उसके दिमाग में कई सारे विचार होते हैं, मिक्सड अप विचार होते हैं, आप एक तरह से कह सकते हो रैंडम डायरेक्शंस में उसके पास में विचार आते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि बिगिनिंग टू राइट मे बी अ हार्ड वर्क फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है, एज आइडियाज कम इन अ मिक्सड अप फॉर्म इन अ डिसऑर्डरली मैनर। एकदम ही डिसऑर्डरली मैनर में वो आता है, ठीक है। In trying to get started, many different aspects come into mind, like content, style, grammar, etc., and may be difficult to cope up with them all at the same time. तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में लिखने से पहले ये सारे कंटेंट दिमाग में आते हैं कि हमें किस तरीके से कंटेंट, स्टाइल, ग्रामर, हम सोचने लगते हैं कि कंटेंट कैसा हो, स्टाइल कैसा हो, ग्रामर कैसा हो, और इस तरीके से हम कंफ्यूजन में डलते जाते हैं और हम ये नहीं बता सकते कि इन सारी फीलिंग्स और इन सारे चीज़ों को हम कैसे मिला के अपनी राइटिंग को शक्ल दें। सो इन ट्राइंग टू गेट स्टार्टेड मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम इन टू माइंड, लाइक कंटेंट, स्टाइल, ग्रामर, एसेट्रा, and may be difficult to cope with them all at the same time. Next, so in order to achieve the guidance and to acquire confidence, ठीक है, तो guidance और confidence acquire करने के लिए the writer may find it useful to spot some kind of systematic and integrative approach which takes into consideration the most important aspects of writing. तो किसी भी तरह की गाइडेंस और कॉन्फिडेंस को एक्वायर करने के लिए, एक तरीके से एक दिशा निर्धारित करने के लिए और एक विश्वास जगाने के लिए राइटर क्या करेगा, ऐसे मेथड को ढूंढने की कोशिश करेगा कि जो इंटीग्रेटिव हो, जिसको हम आसानी से यूज में ला सकें और जो सिस्टमैटिक हो, एक लॉजिकल कंक्लूजन को फॉलो करते हो, सिस्टमैटिक वे में चीजें बताता हो, ठीक है, और जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग है उसमें सारे वो कंसिडर हों। सो इन ऑर्डर टू अचीव द गाइडेंस एंड टू एक्वायर कॉन्फिडेंस, द राइटर मे फाइंड इट यूजफुल टू स्पॉट सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। सो अगेन लेट अस रिवाइज दिस 3 पॉइंट। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई राइटर लिखने की कोशिश शुरू करता है तो उसके पास में बहुत सारे विचार आते हैं। वो विचार कंटेंट को लेके हो सकते हैं, ग्रामर को लेके हो सकते हैं, स्टाइल को लेके हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम में उसका लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए हमें उसको एक दिशा निर्धारित करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए एक सिस्टमैटिक या इंटीग्रेटिव अप्रोच की उसको जरूरत होगी, ठीक है। सो देयरफॉर बिगिनिंग टू राइट मे बी अ हार्ड वर्क फॉर मोस्ट पीपल एज आइडियाज कम्स इन अ मिक्स्ड अप फॉर्म इन अ डिसऑर्डरली मैनर, and in trying to get started many different aspects come into mind, ठीक है, many different aspects come into mind like content, style, grammar, and may be difficult to cope with them all at the same time, ठीक है। So in order to achieve guidance and acquire confidence, the writer may find it useful to spot some kind of systematic and integrative approach which takes into consideration the most important aspects of writing. Now, if
इफ यू टॉक अबाउट द इंटीग्रेटिव अप्रोच, तो इंटीग्रेटिव अप्रोच क्या होता है? वो एक तरीके से हमारी लिंग्विस्टिक नॉलेज और टेक्स्ट की नॉलेज, ग्रामर की नॉलेज और स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैबुलरी को चेक करता है एक तरफ से, ठीक है, कि किस तरह की लैंग्वेज मुझे यूज करनी है और कैसा ग्रामर अब मुझे करना है और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जो टेक्स्ट है, और वोकैबुलरी को मैं कैसे यूज करूंगा, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैबुलरी किस तरीके से होगा, और एज वेल एज हम इंफॉर्मेशन के बारे में किस तरह से बात करेंगे, वो एक तरीके से हमारा इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है वो डिफाइन करेगा। It becomes helpful to produce well-written writing text on the other hand, और दूसरे तरफ में ये हमें हेल्पफुल होता है कि हम एक well-written writing text प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो इंटीग्रेटिव अप्रोच ऑल्सो पेज अटेंशन टू द राइटिंग स्किल्स ऑन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द राइटिंग। तो इंटीग्रेटिव अप्रोच जो होता है वो राइटिंग स्किल्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करता है। So a new writer should be aware of the writing process which consists of planning, drafting and revising। तो ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह को यूज करके प्लानिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ड्राफ्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम उसको रिवाइज करते हैं। तो न्यू राइटर, अगर कोई भी राइटर जो नया है तो उसको भी इन चीज़ों के ऊपर अवेयर होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या क्या है, कि प्लानिंग किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए मुझे लिखने के लिए, किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, किस तरह से रिवाइजिंग करनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। फाइनली दिस अप्रोच ऑल्सो नीड्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखो लास्ट में आप इन द एंड किसके लिए लिख रहे हो, ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, रीडर्स के लिए लिख रहे हो, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट मेनली द पर्पस एंड ऑडियंस टू होम द डॉक्यूमेंट इज एड्रेस्ड। नेक्स्ट, वी जनरली व्यू द राइटिंग प्रोसेस इन 3 स्टेजेस। हम जनरली राइटिंग को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मेरा प्री राइटिंग, तो कुछ भी लिखने से पहले हमें क्या करना है, अपना जो टाइम है वो प्लानिंग में इन्वेस्ट करना है। वी हैव टू इन्वेस्ट अवर टाइम इन प्लानिंग, कि हमें क्या लिखना है और किस तरीके से हमें अपने इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट मैनर में कन्वे करना है, ठीक है। Before beginning to write, invest some time in planning what to write and how to convey the information in an accurate manner। ठीक है, तो क्या आपको लिखना है और कैसे इंफॉर्मेशन को आपको एक्यूरेट मैनर में लिखना है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू दिस वी कंसिडर पर्पस एंड ऑडियंस, टोन एंड स्टाइल, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, आउटलाइनिंग। तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि किस तरह का पर्पस, किस पर्पस से हम वो चीज़ लिख रहे हैं और किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। देन उसमें मुझे क्या टोन यूज़ करनी है और क्या स्टाइल यूज़ करना है। देन कैसे मुझे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ऑलरेडी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्शन मेथड्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और कैसे अपने पूरे आर्टिकल को आउटलाइन करना है, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, राइटिंग। नेक्स्ट स्टेज जो है वो मेरा राइटिंग प्रोसेस है। वंस द इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, बिगिन राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। एक बार आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी, अब अपना एक पहला ड्राफ्ट बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द मेन पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, पैराग्राफ, डेवलपमेंट एंड कोहेरेंस एंड रिवाइज कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट। तो इस स्टेज पे आपको टेक्स्ट के जो भी मेन पार्ट्स है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उसके डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, फिर कोहेरेंस, रिवाइज एंड कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स है मुझे यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए। सो एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द मेन पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, पैराग्राफ, डेवलपमेंट एंड कोहेरेंस, रिवाइज एंड कंसीडर ऑल द एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, पोस्ट राइटिंग इज, जो पहले तो आ गया मेरा प्री राइटिंग, देन आ गया राइटिंग, अब नाउ पोस्ट राइटिंग। पोस्ट राइटिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ये इंक्लूड कर सकते हैं कि रिवाइजिंग द कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी हमने कंटेंट लिखा है उसको रिवाइज करें, ऑर्गेनाइज करें। देन चेकिंग फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए उसको चेक करना। देन एडिटिंग एंड स्टाइल, प्रूफ रीडिंग एंड पीयर रिव्यू, ठीक है। बेसिकली मुझे ये देखना है कि मैंने कंटेंट जो सही ऑब्जेक्टिव लेके चला था उसी ऑब्जेक्टिव में मेरा कंटेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, फिर मेरे कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, ग्रामेटिकली एक्यूरेट है मेरा आर्टिकल या नहीं, तो ये मुझे देखना है। देन फिर मुझे ये देखना है कि किस तरीके से मुझे उसको एडिट करना है और स्टाइल क्या फॉलो करने वाला हूं मैं उसको, और बार बार उससे प्रूफ रीडिंग करते रहना, बार बार लोगों से पढ़वाते रहना और
जोर जोर से बोल के उनको पढ़वाते रहना, ताकि हमें अपनी जो मिस्टेक्स है वो क्लियरली वहां से दिख सके। ओके, सो पोस्ट राइटिंग विल इंक्लूड रिवाइजिंग कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, checking for a grammatical accuracy, editing in style, proofreading and peer review. Some of the benefits obtained from adopting this process, तो कुछ benefits जो इस process से टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस से obtain होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले कि इट हेल्प्स द राइटर टू ओवरकम ब्लैंक पेज सिंड्रोम। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं और हम एक पेज लिख के रुक जाते हैं, उसके बाद में हमारा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास में एक दिशा निर्धारित नहीं है, हमारे पास में एक राह नहीं है किस तरीके से हमें लिखना है। तो बेसिकली जो टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस है वो हमें हेल्प करता है कि हम ब्लैंक पेज सिंड्रोम को हमारे अंदर से निकाल सके। ठीक है, इट हेल्प्स द राइटर टू ओवरकम ब्लैंक पेज सिंड्रोम एंड देयरफॉर गेट स्टार्टेड। इट सर्व्स द राइटर एज अ गाइड फॉर राइटिंग सिंस इट सजेस्ट द पॉसिबल स्टेप्स टू फॉलो इन द राइटिंग प्रोसेस। ये एक गाइड की तरह एक दिशा निर्धारित करने के लिए यूज होता है, क्योंकि हमें बेसिकली ये हमें बताता है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए किसी भी राइटिंग प्रोसेस में। इट मेक्स द राइटर अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑडियंस। तो ऑडियंस का पर्पस है वो क्लियरली यहाँ पे राइटर को पता चल जाता है कि क्या ऑडियंस का पर्पस है और उस हिसाब से वो चीजें लिखता है। इट प्रमोट्स अवेयरनेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, और राइटिंग प्रोसेस की अवेयरनेस को प्रमोट करता है। इट इनकम्पासेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स और प्रेफरेंसेस। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।